तो हमें स्टार्ट करना है आज हमारा मेजर टेस्ट का सोल्यूशन, जिसके अंदर टोटल हमारे पास थे 100 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ द 100 आप लोगों को 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सो आज देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, किस क्वेश्चन में आपने क्या सिली मिस्टेक किया था। तो इसके थ्रू आपके वो क्वेश्चंस वेरीफाई हो जाएंगे कि आपने गलती किया था तो क्यों किया था, कौन सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस थे, वो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, which color of light gives maximum absorption peak from chlorophyll A। अब आप लोगों को पता है भाई क्लोरोफिल ए क्या है, एक आपका चीफ एलिमेंट है या नहीं है, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट चीफ पिगमेंट, जो सबसे मेन पिगमेंट होता है आपका लाइट एब्जॉर्प्शन का, वो आपका क्लोरोफिल है। सो कौन से कलर में जो लाइट है सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है, कब देखने के लिए मिलता है आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? राइट इन द चैट सेक्शन। सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में मिलता है। एंड इफ वी कंपेयर ब्लू और रेड में, तो सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका ब्लू रीजन के अंदर। कहाँ पे होता है? ब्लू रीजन में होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही कराया था, भूल गए भी? ये क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लू। और सबसे जो मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका ग्रीन के अंदर होता है, सबसे मिनिमम ग्रीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल? भाई जो केल्विन साइकिल होती है उसको हम C3 साइकिल बोलते हैं। तो हमारे पास दो साइकिल्स हम पढ़ते थे, सारी रिवाइज कराई थी, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। तो यहाँ पे जो 3 है ना, 3 क्या बताता है कि भाई इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। First stable product is 3 carbon compound and that 3 carbon compound is PGA। और 4 के अंदर क्या आता है? 4 के अंदर जिसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है that is your 4 carbon compound and that 4 carbon compound is oxaloacetic acid। तो हमारा क्या आंसर है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C3 कंपाउंड नहीं है भाई। जो आपका CO2 एक्सेप्टर है, CO2 एक्सेप्टर इज RuBP, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। क्या है ये आपका? 5 कार्बन कंपाउंड। मैंने इंटरमीडिएट नहीं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3PGA which is a 3 कार्बन कंपाउंड। सो द C आंसर इज करेक्ट। आई होप ये वाले क्वेश्चन में तो देखो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, which of the following is the site of photolysis of water? फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में पानी का डूबना। तो H2 कैसे ब्रेक होता है? H2 ऐसे ब्रेक होता है ना, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2, ऐसे ही आपका ब्रेक हो रहा है वाटर। तो वाटर का ब्रेक डाउन कहाँ पे चल रहा है? वाटर का ब्रेक डाउन सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में चल रहा है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रही है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। सो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या है हमारे पास? ल्यूमन है या नहीं है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर? तो ये फोटोलाइसिस कहाँ चल रहा है आपका? इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड सेल्स। डी इज द करेक्ट आंसर। एग्री एवरीवन? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 104 NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है, जो कि क्या करेगा? NADPH2 को रिड्यूस करेगा। किसके अंदर? देखो रिडक्टेज एंजाइम है जो रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या कराता था? NAD पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव से मिला के NADPH2 बनवाता था। या फिर इस NADPH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, नहीं हो रहा है? और ये NADP रिडक्टेज कहाँ रहता है? आपकी थाइलाकोइड की जो आउटर मेम्ब्रेन है,
स्ट्रोमल साइड वाली जो मेम्ब्रेन है वहां पे रहता है। और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोसेस चल रहा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और NADP रिडक्टेज किससे एसोसिएटेड है? क्या PS2 से एसोसिएटेड है? नॉन साइक्लिक स्टार्ट विद PS2 एंड फिनिश विद PS1। तो कहाँ पे है ये आपका? क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। सो इनकरेक्ट इज ओनली थर्ड, क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद PS1 से एसोसिएटेड है, ना कि PS2 से। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट। सो D इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम 105. With reference to factor affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? The factors affecting में बताना है जो आपका statement incorrect है। Increasing atmospheric CO2 concentration, अगर आपने CO2 की concentration को up to 0.05% तक बढ़ा दिया, ये आपका CO2 fixation rate को enhance करेगा? बिल्कुल enhance करेगा, exactly. So this is a correct statement. C3 प्लांट जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर्स पे। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर विद एनहेंस्ड फोटोसिंथेसिस, जबकि जो C4 प्लांट है मच हैव लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। इज इट करेक्ट? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, टमाटर ग्रीन हाउस क्रॉप है जिसको हम CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर में ग्रो करा सकते हैं। एग्जैक्टली करा सकता है। लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 जो होता है वो 10% ऑफ फुल सनलाइट होता है। दिस इज मैम वीडियो अटक गई है। I think there was some network issue at my side. Okay. So there was some network issue. I think it's sorted now. So हम लोग कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन? We were at question number 106, जिसमें हमने देखा था फोटोसिंथेटिक ATP synthesis known as photophosphorylation। और जो ब्रांच एनाटॉमी होती है वो आपका मेज प्लांट, sorghum, sugarcane, इन सब के अंदर पाया जाता है। That follows C4 cycle. That's why we call them C4 plant. So यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। So B is the correct answer. Done? Is it done, everyone? Okay. Next question.
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। क्या सिर्फ क्लोरोफिल ए से मिलके बना होता है या फिर क्लोरोफिल ए के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं? नहीं, इट इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो कि आपके प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की which of the following phenomenon is observed during cyclic phosphorylation as well as non-cyclic? भाई हमारे पास दो प्रोसेस है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोनों के दोनों में कॉमन प्रोसेस आपको बताना है जो हो रहा है। भाई दोनों के अंदर जो कॉमन प्रोसेस है which is your formation of ATP। नॉन साइक्लिक में भी एटीपी बन रहा है, साइक्लिक में भी एटीपी बन रहा है। नॉन साइक्लिक में O2 NADPH ये दोनों एक्स्ट्रा हो रहा है और नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व है। कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। वेरी गुड कॉमन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। PS2 जो होता है वो आपकी 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वी ऑल नो जो PS1 होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इतना हमें अच्छे से पता है। सो दे आर सेइंग कि जो PS1 होता है वो लोकेटेड होता है नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड। तो ये नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड रीजन समझते हो? देखो इसको एक बार समझ लो। ये मेरे पास एक थाइलेकोइड है, तो थाइलेकोइड का वो पार्ट जो कि यहाँ पे अंदर की साइड है, छिपा हुआ है, छिपे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे हम? दिस इज योर अप्रेस्ड रीजन। और जो बाहर की साइड प्रेजेंट है, जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, छिपा हुआ नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन अप्रेस्ड रीजन। क्योंकि आप देखो ना, एक स्टॉक ही एक स्टॉक है, दो स्टॉक एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे गए, तो जो बीच में पार्ट आ रहा है वो तो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है। तो आपका PS1 कहाँ होता है? नॉन अप्रेस्ड रीजन के अंदर ही पाया जाता है। तो भाई नॉन अप्रेस्ड रीजन के अंदर जब ये पाया जा रहा है, सो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा यहाँ पे? बी हुआ। Statement 1 and 2 both are correct. Yes, very good. B is the correct statement. Next question देखो, match the following. P70, P700, PS1 सारे क्वेश्चन देखो मैंने आपको क्लास में कराए थे। और 680 और 700 दोनों के दोनों किस में होते हैं? नॉन साइक्लिक वाले के अंदर होता है। सो A का Q होना चाहिए, B का P होना चाहिए। क्यू बी का पी भी हो सकता है और बी का आर। 680 PS नहीं नहीं नहीं, ए का आर भी हो सकता है। ए कैन ऑल्सो बी आर। ए का क्यू और आर दोनों हो सकता है। बी का पी, बी का पी और सी का एस। सी इज द करेक्ट आंसर। चेक करो जल्दी से सब। वेरी गुड फातिमा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। The light driven synthesis of ATP and NADPH provide energy and reducing power for the, ये जो ATP और NADPH है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। किसके लिए एनर्जी चाहिए हमें? हमें कराना है कार्बन फिक्सेशन। And carbon fixation is what? Carbon fixation is the formation of carbohydrate या फिर formation of glucose। तो हमें ये सारे प्रोसेस किसके लिए कराने पड़ रहे हैं? हमें एक इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट, उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। फिक्सेशन ऑफ CO2, CO2 को फिक्सेशन कराना है ड्राई हाउस के अंदर, शुगर के अंदर, शुगर का प्रोडक्शन कराना है। तीनों सही है। लाइट रिएक्शन क्यों करा रहे हैं हम? ATP NADPH लाइट रिएक्शन में बन रहा है, सो दैट हम उसको डार्क रिएक्शन में यूज कर पाए। और डार्क रिएक्शन में हम क्या बनवाते हैं? डार्क रिएक्शन में हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? वही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। इन सब के अंदर कितने ATPs बनते हैं?
सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs बनते हैं, नहीं बनते हैं? There is formation of only 2 ATP. एग्री कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? Yes, C is the correct answer. Next, in citric acid cycle, energy bond GTP. GTP is what? जैसे ATP adenosine triphosphate, ऐसे GTP is guanosine triphosphate is produced as a result of conversion of, वही बोल रहे आपके जो citric acid cycle है या फिर TCA cycle है या फिर we can also call it Krebs cycle. Krebs cycle में GTP कब बनता है? So GTP is just similar to the ATP. जब आपने प्रोसेस पढ़ा होगा तो आपने एक स्टेप देखा होगा जहाँ पे सक्सिनाइल को कन्वर्ट इनटू द सक्सिनिक एसिड, तब हमारा, क्योंकि एस एस दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, तब हमारा एटीपी के सिमिलर वाला कंपाउंड बनता है व्हिच इज द जीटीपी. सो द करेक्ट आंसर इज सी, राइट. सक्सिनाइल को से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मैंने क्लास में कराया हुआ है. ABCD 4 आपको दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट पिक करना है. कोल्स जब ग्लाइकोलाइसिस में जाता है तो क्या बनवाता है? पायरुविक एसिड बनवाता है. सो A is your pyruvic acid. Then pyruvic acid enter into the Krebs cycle. जब ये Krebs cycle में चला जाता है तो CO2 plus H2O बन जाता है. जब ये फर्मेंटेशन कर रहा है, बैक्टीरिया की बॉडी में अगर फर्मेंटेशन कर रहा है तो बैक्टीरिया की बॉडी में क्या बनवाएगा? पहले ईस्ट का देख लो, ईस्ट के अंदर क्या बनवाता है? ईस्ट में क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बैक्टीरिया की बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. सो करेक्ट आंसर इज डी. वेरी गुड, वेरी गुड. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द एंजाइमेटिक मशीनरी यूज्ड बाय ऑब्लिगेट एनारोब. देखो आपको पता है दो टर्म्स होती हैं, एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव वो होता है जो फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है. मतलब अगर आपने अभी हम इनको बोल रहे हैं कि आपका ये फैकल्टेटिव एनारोब है. एनारोब मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इट मींस ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकता है एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रहेंगे. जैसी फैसिलिटी अपने आप को चेंज कर लें. लेकिन जो फैकल्टेटिव होते हैं वो अपने आप को चेंज नहीं करते. नेवर मॉडिफाई इटसेल्फ. एनारोब बोला है तो भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही सरवाइव करेंगे. अगर आपने इनको ऑक्सीजन दे दिया तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो बोलते हैं कि जो एंजाइमेटिक मशीनरी है वो ऑब्लिगेट एनारोब यूज करता है टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज. पार्शियली आपके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है बिना किसी ऑक्सीजन के. दैट इज योर ग्लाइकोलाइसिस ना. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है ये. सो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में आपका ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का. किसमें? पायरुविक एसिड के अंदर. सो द करेक्ट आंसर इज, देखो मॉडि क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया है. आपको ये समझना था कि किस प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है. तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का कोई नीड नहीं होता? वो आपका ग्लाइकोलाइसिस है. और ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो. राइट. चलो नेक्स्ट, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको मैच करना. फटाफट से मैच करो. ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चल रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर. सो डी का होना चाहिए सेकंड. डी का सेकंड से ही हमको देखो एक ही ऑप्शन से मिल गया, नहीं मिल गया. क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. फोटो रेस्पिरेशन पेरोक्सिसोम्स के अंदर. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन F1 पार्टिकल्स के थ्रू चल रहा है. करो मैच जल्दी से. बाकी बच्चे भी be active in the class. C is the correct answer. Next question. Respiration is amphibolic pathway because भाई क्यों इसको amphibolic? Amphibolic का मतलब क्या होता है? Amphibolic is what? जिसके अंदर आपका कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म
दोनों प्रोसेस होता है, मतलब किसी चीज का ब्रेकडाउन भी होगा, कैटा इज व्हाट ब्रेकडाउन, और एनाबॉलिज्म इज फॉर्मेशन भी होगा। तो आपका रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में आपका ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो कंपाउंड ब्रेक होके बन रहा है वापस से एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करा देते हैं व्हेनेवर देयर इज एनी नीड इन द बॉडी। दिस इज नॉन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। अब बताओ कौन सा होना चाहिए ऑप्शन। इंटरमीडिएट आर विथड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे से इंटरमीडिएट को लेंगे और उससे वापस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बना देंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी पाथवेज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म भी सही है। एसिटाइल कोए को वापस से उठाएंगे और उससे हम फैटी एसिड्स वगैरह इन सब का सिंथेसिस करा लेंगे, सारे के सारे सही है। ऑल आर एक्सप्लेनिंग एम्फीबॉलिक पाथवे, राइट फातिमा? Then D is the correct answer. Next, which one is false for glycolysis? Glycolysis के लिए false क्या? Substrate level phosphorylation होता है, exactly SLP होता है. End product CO2 और H2 है नहीं, end product is pyruvic acid. ATP बनता भी है और ATP यूज भी होता है ना, लेकिन CO2H2 नहीं है एंड प्रोडक्ट। CO2H2 आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द Krebs साइकिल, ये Krebs साइकिल के एंड प्रोडक्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चल रहा है? मेम्ब्रेन की इनर, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर, और RQ इज इक्वल्स टू व्हाट? CO2 by O2, और इन्होंने क्या लिख दिया? O2 by CO2। सो स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है, नहीं है? स्टेटमेंट A is correct but statement 2 is incorrect. That's why C is the correct answer. Next, which of the following is amphibolic in the nature? Nature में amphibolic है, मतलब again कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म दोनों टाइप के प्रोसेस शो कर रहा है, ब्रेकडाउन भी करा रहा है और फॉर्मेशन भी करा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट नहीं। Yes, very good. TCA cycle, Krebs cycle is the correct answer. Very well done. Next, which of the following are not used in the conversion of pyruvate to acetyl CoA? मतलब लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनवाना है, कौन सा यूज नहीं होगा? ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन, ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराया होगा। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। बताओ भाई, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है वहां पे, ना ही कोई फोस्फेट का कंपाउंड बना रहे हैं हम, फोस्फोराइलेशन नहीं करा रहे हैं, सो कौन कौन सा नहीं होगा? बताओ बताओ। ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन नहीं होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is removed from the substrate? इनमें से कौन सी रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस की वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है? भाई वाटर मॉलिक्यूल 9th स्टेप में होता था, एंड वाले कौन सा स्टेप है वो फाइंड करो जल्दी से। जब आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है, 2PGA कन्वर्ट इनटू PEP पेप, उस टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, फिर पेप से पायरुविक एसिड बनता है, तब एक एटीपी रिलीज होता है। So the correct answer is D here. जब आपका 2PGA से पेप बने। Next, link between glycolysis, Krebs cycle and beta oxidation of fatty acid. Link between glycolysis, Krebs cycle और beta oxidation of fatty acid या carbohydrate fat metabolism एक इंटरमीडिएट बताना है, इनके बीच में जो तीनों के बीच में लिंक करना है। क्या लिंक कर रहा है? डी ऑप्शन।
यस, वेरी गुड, डी ऑप्शन एसिटाइल कोए। तीनों में कॉमन है आपका एसिटाइल कोए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनता है, उससे एसिटाइल कोए बनता है, फिर अब साइकिल के अंदर जाके एसिटाइल कोए आपका इसके साथ कंबाइन होता है, एसिटाइल कोए कंबाइन विद द सिट्रिक एसिड, जहाँ पे आपका ओए के साथ कंबाइन करके जहाँ पे सिट्रिक एसिड बनवाता है। अब आ गया आपका ABA इज एंटागोनिस्ट टू, क्वेश्चंस आ गए किससे, हमारे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स। ABA एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड किसके एंटागोनिस्टिक है ये आपको बताना है। भाई दोनों एसिड एसिड एक दूसरे के अपोजिट है। ABA आपका बोलेगा सीड को कि भाई आप जर्मिनेट मत करो, अभी डोर्मेंसी पीरियड में रहो, जबकि GA बोलेगा सीड को कि आप फटाफट से जर्मिनेट करो। सो ABA में क्या एंटागोनिस्टिक है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर है कि जो आपका ABA है ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन, जबकि आपका जो जिब्रेलिक एसिड है ये आपका प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन। So the correct answer is C. Next, spraying of gibberellic acid on juvenile conifers। भाई जो छोटे छोटे कॉनिफर्स है मेरे, अगर उनके ऊपर आप जिब्रेलिक एसिड डालोगे तो उनके अंदर क्या कराएगा, भाई उनको बोलेगा जल्दी जल्दी से सीड बनाओ, उनको जर्मिनेट करो और अच्छे अच्छे फ्लावर्स में को ग्रो करा के दो, तीनों स्टेप्स कराएगा जिब्रेलिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, सारे क्वेश्चन जिब्रेलिन पे दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। जिब्रेलिन क्या करता है, जो आपके एप्पल होता है उसकी शेप इंप्रूव करता है, उसकी लेंथ इंप्रूव करता है, दिस इज ट्रू। बॉल्टिंग कराता है, दो प्रोसेस कराता है, मॉल्टिंग एंड बॉल्टिंग, तो मॉल्टिंग एंड बॉल्टिंग, बॉल्टिंग किस किस के अंदर कराता है, व्हीट एंड कैबेजेस के अंदर कराता है, दिस इज ट्रू। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन जिब्रेलिक एसिड नहीं करता, साइटोकाइनिन कराता है। यूज टू सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट एंड पाइनएप्पल, नहीं भाई ये नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट है, 1 and 2 करेक्ट है ना, यस 1 and 2 इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रोथ जो होती है प्लांट के अंदर वो इंट्रिंसिक होती है, अंदर से ग्रोथ होती है, सेल ग्रो करता है, सेल का साइज इंप्रूव होता है, ओपन एंडेड ग्रोथ है। फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर मटेरियल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो डिफ्यूज ओनली ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, प्लांट के अंदर ग्रोथ इंट्रिंसिक होगी, ठीक है। सेल्यूलर मटेरियल उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलेंगे। जो आपकी प्लांट की ग्रोथ होती है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिफ्यूज हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं कि भाई इस पार्ट को इतना ग्रो करना है, इस पार्ट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होनी है, इस पार्ट में लिमिटेड ग्रोथ होनी है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, आंसर लिख द करेक्ट ऑप्शन। भाई ध्यान से पढ़ना, देखो अभी मैंने बताया आपको एक चीज, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन कराता है, साइटोकाइनिन कराता है, तो बी का होना चाहिए 4। अब देखो बी का 4 किसमें दिया हुआ है, एक ऑप्शन में दिया हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑक्सिन क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है, ये हमने पढ़ा है। इथाइलिन क्या करा रहा है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, तो इथाइलिन क्या कराता है, आपका रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड सीड का डेवलपमेंट कराता है, सो करेक्ट आंसर इज डी विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट, बोथ इथाइलिन एंड ABA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो आपका इथाइलिन है गैसेस हार्मोन और ABA दोनों में एक कॉमन फंक्शन आपको बताना है, क्या, प्रमोटिंग द एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। एब्सिशन समझते हो, पतझड़, तो इथाइलिन भी बोलेगा लीव्स एंड फ्रूट्स को फटाफट पकाएगा फ्रूट्स को, और इथाइलिन का काम क्या है, फ्रूट्स को पकाना, तो पकेंगे तो गिरेंगे। एब्सिसिक एसिड का भी सेम चीज होता है, डोर्मेंसी सीड इंड्यूस करता है, इथाइलिन नहीं करता डोर्मेंसी, इथाइलिन सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करता है, एपिकल डोमिनेंस को स्टिमुलेट नहीं। फ्रूट की राइपनिंग इथाइलिन कराते, ABA नहीं कराता,
तो दोनों के दोनों में कॉमन जो हुआ दैट इज योर ए, प्रमोट द एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। आई होप क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ रहे होंगे जितने बच्चे शांत बैठे हैं टेस्ट में, क्योंकि मैंने आप लोगों का टेस्ट स्कोर चेक किया था भाई, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 300 प्लस हो। इट मींस यू हैव डन मेजर मिस्टेक्स। तो अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करो, कहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक्स किया था। नेक्स्ट, व्हाई इज एबीए कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन? भाई इसको स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस दूर कर रहा है प्लांट का। कैसे स्ट्रेस दूर कर रहा है? प्लांट के बाहर इन्वायरमेंट में अभी भी हैव अनफेवरेबल कंडीशन, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन वो प्लांट को बोल रहा है कि आप डोर्मेंसी पीरियड में रहो, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू गेट जर्मिनेटेड। अभी जर्मिनेट करने के लिए करेक्ट टाइम नहीं है। ऑल्सो ये जो स्टोमेटास है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन उसके पास ज्यादा से ज्यादा पानी रह पाए, स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस ना हो पाए। तो प्लांट्स की एबिलिटी को डिक्रीज कर देता है टू सर्वाइव स्ट्रेस कंडीशन। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस से उसकी टॉलरेंस को बढ़ाता है, एबिलिटी को डिक्रीज नहीं करता। सो करेक्ट इज बी। नेक्स्ट, बॉल्टिंग। दो प्रोसेस थे, एक बॉल्टिंग था एक मॉल्टिंग था। बताओ जरा बॉल्टिंग क्या होता है? फ्लावरिंग होने से पहले पीट और कैपेजेस में उसकी इंटरनोड इलोंगेट करा देना। Internodal elongation just prior to the flowering. This is known as bolting. Yes, very good. Komal and Fatima, these are the only two students जो कि क्लास में पढ़ाई कर रही हैं, बाकी बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन आर सेड टू बी एंटी एजिंग हार्मोन। भाई एंटी एजिंग हार्मोन तो बोलेंगे ना, बुढ़ापा दूर कर रहा है। कैसे? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करा के, जो भी प्लांट ओल्ड होने लग रहा है उसको फटाफट से न्यूट्रिएंट देना शुरू कर देता है। ये करता है नहीं करता है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बुढ़ापे को दूर कर रहा है, डिले द सेनेसिस बाय कंट्रोलिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर मॉर्फोजेनेसिस, हाई रेस्पिरेशन करा रहा है। क्या होगा? एड भी होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी कराता है और मोबिलाइजेशन भी करा रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभी कर्व से आ गया भाई। दो टाइप की ग्रोथ हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? ज्योमेट्रिक ग्रोथ और एक अर्थमेटिक ग्रोथ। अब आपकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आपको बताना है कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर आपकी जो प्रोजेनी सेल्स है फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, इनिशियली द ग्रोथ इज स्लो, स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लो होती है एंड देन रैपिडली इंक्रीज होती है। W2 is equals to W naught ERT, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको हम क्या है W2 is equals to W naught ERT से लिखते हैं, which is correct. More than one option is correct ना यहाँ पे। Very good Fatima, very good column Komal. We have more than one option is correct here. What is the phenomenon of de-differentiation? De-differentiation का मतलब क्या होता है? अब इसको समझने का we have a simplest way. तो आप डिफरेंशिएशन समझ लो क्या होता है। डिफरेंशिएशन इज मैच्योरेशन। ठीक है, किसी चीज को मेच्योर करना, मेच्योरिटी लेके आना। एंड डी का मतलब होता है रिमूवल, मेच्योरिटी को रिमूव कराना। जब किसी के अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी तो इट लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, इट विल लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। डिवाइड करने की जो क्षमता है वो खो देगा। लेकिन जब वो डी डिफरेंशिएशन कराएगा, मैच्योरेशन को हटाएगा, तो वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को वापस से रिगेन कर देगा, रिगेन करेगा। यस, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। रिगेनिंग द कैपेसिटी टू डिवाइड, मेच्योरिटी छोड़ के वापस डिवीजन फेज में एंटर कर। ए इज गुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। वही हमारे जो फ्रूट और लीफ बहुत जल्दी जल्दी गिर जा रहा है, उनको हम किससे अप्लाई रोक सकते हैं? भाई हम चाहते हैं फ्रूट और जो लीफ है ना प्लांट पे वो ज्यादा टाइम के लिए रहे, जल्दी जल्दी वो बूढ़े ना हो, सेनेसेंस को डिले करना है, या फिर हमें
बोलना है प्लांट पे कि भाई जब तक आप पूरी तरीके से पक नहीं जाते तब तक आपको गिरना नहीं है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा ऑक्सीजन। राइट राइट फातिमा? यस, वेरी गुड कॉमल। नेक्स्ट, a graph was plotted between partial pressure of oxygen and percentage saturation. This graph is known as, इस ग्राफ को क्या बोलता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएशन कर्व बोलता है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है तभी वो राइट शिफ्ट दिखाता है। ब्रेक डाउन, जिसको बॉहर्स इफेक्ट भी हम बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यस, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज, इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने क्लास में आपको। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे वर्क कर रहा है? एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है इनसाइड द आरबीसी? एल्कलाइन के जैसे वर्क नहीं कर रहा था, बफर के जैसे वर्क कर रहा था। लेकिन व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या मार्क करके आना है? एसिड मार्क करके आना है, क्योंकि एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी ना, वहां पे हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे थे। याद है वो रिएक्शन? जैसे था ना, CO2 plus H2O in the presence of carbonic anhydrase, H2CO3 बना रहा है कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो रहा है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में, तो ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। इसी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट रहा है Hb प्लस O2 में। फिर ये Hb जाके H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना दे रहा है। वैसे तो ये वर्क कर रहा है एज पीएच को ना बढ़ने दे रहा है ना घटने दे रहा है, बफर के जैसे, लेकिन किस कंडीशन में काम कर रहा है? जब H पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, मतलब H पॉजिटिव आयन का बढ़ने का मतलब एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 138, the figure given below show a small part of human lung where exchange of gases take place. Again, पूरा क्वेश्चन डिट्टो कराया हुआ है। A is your alveolar capacity, alveolar cavity है। B is your basement membrane। तो क्या आंसर होना चाहिए? B होगा आंसर। Alveolar capacity, which is the main site for the exchange of respiratory gases. Respiratory gases के exchange के लिए this is the main site. Next question, which of the following condition is responsible for increase in ventilation rate of lungs? कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है लंग्स का, आपका जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको इंक्रीज करने के लिए? आपकी बॉडी में जब CO2 और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तभी आपका जो लंग्स है उनको सिग्नल जाएगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। किसकी वजह से? H पॉजिटिव और CO2। इंक्रीज ऑफ CO2 कंटेंट ऑफ इनहेल्ड एयर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन CO2 कंटेंट, जो आप इनहेल कर रहे हैं गैसेस, उसके अंदर अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है उसकी वजह से आपका जो वेंटिलेशन रेट है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज ब्लड इज बेस्ड अपॉन, भाई आपके ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, मतलब ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन टेंशन कितना क्रिएटेड है। वेरी गुड कॉमेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। इट विल डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन टेंशन पे आपका डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन एक्सेल आउट फोर्सफुली बाय अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट्स, उसने फोर्सफुल एक्सेल किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, what will be the
pulmonary volume inhaled by him immediately under normal condition without applying an extra effort. बिना extra effort लगाए. After forceful expiration, the volume of air a person can inhale. ये आपको बताना है. This value is known as FRC या VC. FRC या VC. VC is vital capacity, FRC is functional residual capacity. बताओ जल्दी से. बोलिए भाई. PV plus IRV plus ERV. This is known as VC, vital capacity. Vital capacity. We call it vital capacity. And vital capacity is known as TV plus IRV plus ERV. Revise कर लेना इसको, ठीक है? Next. Inspiration occur when intrapulmonary pressure is. Inspiration कब होगा भाई? हमें diffusion कराना है, तो हमें inspiration के टाइम पे we have to inhale the oxygen. Oxygen body के अंदर जानी चाहिए. तो high concentration से low concentration जाती है. तो atmospheric जो concentration है should be high and lower जो है वो कम होना चाहिए. So intrapulmonary pressure should be lower than atmospheric pressure. इंट्रापल्मोनरी मतलब आपका जो पल्मोनरी प्रेशर है दैट शुड बी नेगेटिव, तभी इनहेल कर पाओगे. यस, बी इज द करेक्ट आंसर. शुड बी लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम. इनको आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम में लगाना है. सबसे कम क्या होता है? सबसे कम टाइडल कैपेसिटी होता है 500 ml. 500 to 550. रेजिडुअल कितना होता है? 1100 से 1200. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000. और ये तो सबसे ज्यादा होता है. तो भाई सबसे कम टाइडल वॉल्यूम ए बी सी डी. ए बी सी डी ही आएगा आई थिंक, है ना? हाँ, ए बी सी डी आएगा. वाइटल कैपेसिटी समवेयर अराउंड 4800. is somewhere around 4800. तो सेम सीक्वेंस में लगे हुए हैं. A is the correct answer. Next question 144. ध्यान से देखो. In the given diagrammatic view of human respiratory system, which structure can be related to the given description of function? अब आपको फंक्शन दिया हुआ, आपको उसको स्ट्रक्चर से मैच करना. Formed by division of windpipe and enter the lungs. Windpipe के divide होने से बना है. Windpipe is what? Windpipe is your trachea. So trachea के divide होने से बना है, तो that should be your Q. Bronchi होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए bronchi. तो Q should be A, है ना? Q क्या दे रखा है? D दे रखा है. इधर Q C दे रखा है, इधर Q A दे रखा है, इधर Q. तो A हुआ आंसर. Pleural membrane, one of them is in close contact within the thoracic cavity. So thoracic cavity के contact में कौन है? S है. तो B is S. Yes, A correct आंसर. तो मैच कर लिया हमने, बाकी तो मिल ही गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले. चलिए, एक सेकेंड होल्ड करना.
Next, 145. The given graph is a demonstration of. भाई given graph क्या दिखा रहा है? Given graph आपको वही दिखा रहा है, ऑक्सी, हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन कर्व, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? A is what? Partial pressure of oxygen and B is what? Percentage saturation. So correct answer क्या होगा? A is what? Partial pressure of oxygen. B is percentage saturation of hemoglobin with whom? C is the correct answer. Next question. Seed formation without fertilization. Seed का बनना बिना fertilization के. In flowering plant involves the process of B option. B option. Apophysis. Very good. Next. Sporopollen can withstand high temperature but not strong acid. भाई ये high temperature और strong acid और strong हर चीज को withstand कर सकता है. Statement A incorrect है. Sporopollen can be degraded by enzyme. It cannot be degraded by any enzyme. Both statements are incorrect. So correct D answer. option. Both the statement A and B are wrong. Pollen grain of some plant remain viable for months. Exactly. Double fertilization is absent when pollen is shaded 2 cell stage. नहीं, double fertilization तब भी होगा अगर वो 2 cell stage में shed हो रहा है, क्योंकि वो after reaching the stigma it convert into the 3 cell stage. Statement A is correct, but statement B is wrong. C is the correct. Next, which one of the following statement is wrong? इनमें से कौन सा statement wrong है? अब wrong statement बताना है. When pollen grain shedded 2 cell state, double fertilization does not take place. This is wrong. Vegetative cell large है, generative cell ठीक है. Pollen grain in some plant remain viable for fun ठीक है. In tiny is made of such. Of course, A is incorrect. A is incorrect. ठीक है? Yeah. Next question. Do you have your next class? Yes, ma'am. Chemistry. Okay, then you can leave and you can join your next class. Okay, thank you, ma'am. Okay, then hello everyone. मैम कल क्या होगा? कल चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है? Okay. ओके. ഇതിൽ ഫാത്തിമ ചിറായ വച്ചു. Yes. So 149 तक हमारे क्वेश्चन डन. Next 150. Select the correct option describing gonadotropin activity in a normal pregnant female. देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन. करेक्ट ऑप्शन आपको डिस्क्राइब करना है जो गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी को बता रहे हैं. गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन आपके जैसे कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हो गया, एफएसएच हो गया, ये सब आपके गोनाडोट्रोपिन्स. तो फीमेल्स के अंदर एफएसएच और एलएच जो होते हैं, एलएच इज द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जिसका फंक्शन होता है ओव्यूलेशन कराना. एफएसएच का फंक्शन होता है जस्ट टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना. तो इन दोनों का क्या फंक्शन होता है? जस्ट चेक करो जल्दी से ब्रो एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर. हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच क्या स्टिमुलेट करता है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. नहीं, जो आपका थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, दिस इज कंट्रोल्ड बाय प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. थिकनिंग जो होता है उस थिकनिंग को कराता है एस्ट्रोजन. सो दिस इज इनकरेक्ट. हाई लेवल ऑफ एफएसएच क्या इम्प्लांटेशन करा सकता है एम्ब्रियो का? नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं करा सकता. हाई लेवल ऑफ एचसीजी ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिंथेसिस को मेंटेन करके रखेगा. दिस इज करेक्ट.
क्या करेगा, इनके सिंथेसिस को ये कंट्रोल करके रखेगा। हाई लेवल ऑफ एससीजी अगेन थिकनिंग नहीं करा सकता, सिर्फ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करेगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विल इंश्योर कि आपका जो एंडोमेट्रियम है उसकी प्रॉपर थिकनिंग रहे, ताकि प्रॉपर इम्प्लांटेशन वहां पे हो पाए। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। 151 in morula stage cell divide without increase in size। अब देखो बेसिकली दो टाइप के डिविजन होता है, एक होता है क्लीवेज और एक आपको पता ही है माइटोसिस। तो क्लीवेज जो होता है ना आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज की अर्ली स्टेजेस में होता है, जिसके अंदर कोई सेल की ग्रोथ नहीं होती, साइज जो होता है ना, या फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होती, साइज रिमेन सेम। बट माइटोसिस में जो होता है वो साइज इंप्रूव होता है। यहाँ पे माइटोसिस में साइज इंप्रूव होता है। सो दे आर सेइंग कि आपका जो मॉड्यूला है उसके अंदर साइज इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्लीवेज होता है। तो असर्शन से ही दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि जोना पेल्यूसिडा रिमेन अनडिवाइडेड जब तक क्लीवेज कंप्लीट नहीं हो जाता। दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। यहाँ पे दैट शुड बी कि भाई का जो मॉड्यूला अंटिल द मॉड्यूला स्टेज देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज क्लीवेज, जो कि हो रहा है। असर्शन रीजन दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि सेल का जो साइज है वो क्यों इंप्रूव नहीं हो पा रहा। So assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation. That's why B is the correct answer. Next question. The given figure shows systematic representation of the menstrual cycle. In human female, identify the three phases. आपको यहाँ पे तीन नो phases बतानी है menstrual cycle की। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम डिफिकल्ट लग रहा है, बट लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ठीक है, तो बी शुड बी मेंस्ट्रुअल फेज। अब देख लो बी मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ पे रखा है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज आने के बाद 14th डे तक आता है आपका प्रोलिफेरेटिव फेज। कौन सा फेज आता है, प्रोलिफेरेटिव। सो सी शुड बी प्रोलिफेरेटिव फेज, सी सिक्रेटरी फेज नहीं है, ए सिक्रेटरी फेज है। सो ए इज द सिक्रेटरी फेज, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, urethra in human male act as urinogenital canal। अब देखो टर्म से समझ के चलना, इसको कैसे समझोगे। urinogenital क्यों बोल रहा है, बिकॉज दिस इज द कॉमन पाथवे थ्रू विच यूरिन एज वेल एज सीमेन पास आउट। यहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है, सीमेन भी पास हो रहा है। तो असर्शन लिखा हुआ है, सीजन में क्या लिख रहा है, urethra carries out only urine, जबकि sperms are carried out a vasa difference only। तो रीजन तो गलत हुआ ना यहाँ पे, रीजन इज इनकरेक्ट। So assertion is true but reason is false, so the correct answer is C here। Next, the copper ions of IUD intrauterine devices, those devices which is used by female that get directly inserted into the uterus, intrauterine devices। तो इसमें जो कॉपर होता है, कॉपर का फंक्शन होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म की मोटाइलिटी को कम करना, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देना, या फिर फेगोसाइटोसिस करा देना स्पर्म का, यूट्रस को अनसुटेबल नहीं बनाते, या फिर सर्वाइक्स को हॉस्टाइल नहीं बनाते। ये मोटाइलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए हियर। नेक्स्ट, assertion IUT is ART, assisted reproductive technologies। ठीक है, IVF embryo in vitro fertilization embryo is transferred to uterus, यूट्रस के लिए ट्रांसफर करेंगे to complete its further development। कहाँ पे, अगर more than 8 ब्लास्ट होगा। अगेन assertion भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है also वो उसको, राइट। सो A is the correct answer। Which of the following approach does not give the defined action of contraceptive? इनमें से कौन सा अप्रोच कॉन्ट्रासेप्टिव का डिफाइंड एक्शन नहीं है। बैरियर मेथड,
बैरियर मेथड क्या है? एक बैरियर बनाते हैं इन द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड वजाइना, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करी जाती है वो फेगोसाइटोसिस करा रहा है, स्पर्म मोटालिटी, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव prevent and retard the entry of sperm, prevent ovulation and fertilization. This is a क्या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव एंट्री ऑफ स्पर्म को रिटार्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं। वेसिक्टोमी क्या स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। वेसिक्टोमी इज द प्रोसेस जिसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाई किया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट डालता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, इसलिए डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो यहां तक हमारे क्वेश्चंस डन। आगे देखते हैं। Main disadvantage of intrauterine devices. Intrauterine devices permanently placed, cannot be removed. ऐसा तो नहीं है 157 में। Permanently, temporarily. Device has to be inserted by physician exactly in the uterus through vagina, right? B and D. Here पढ़ लेते हैं device में cause side effect exactly cramps, regular bleeding या फिर discomfort ऐसी चीजें कर सकता है। पहली चीज फिजिशियन के थ्रू डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, सेकंड इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो बी एंड डी इज द मेन डिसएडवांटेज। तो आपका करेक्ट आंसर वाज, ठीक है। एक सेकंड B, this is not the disadvantage. B is not the disadvantage. Sorry, my mistake. B is not the disadvantage. भाई physician के थ्रू करा रहे हैं, this is the property. They are asking disadvantage. So D होगा। डिसएडवांटेज पूछे तो सिर्फ क्रैम्प्स, रेगुलर ब्लीडिंग, डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट, येट दिस इज द लास्ट ऑप्शन फॉर कपल। स्टेरिलाइजेशन मतलब कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये बात कर रहे हैं वेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसिक्टोमी मेल्स में कंडक्ट कराया जाता है एंड ट्यूबेक्टोमी कंडक्ट इन द फीमेल। ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस एक्शन, एग्जैक्टली दिस इज ट्रू। सर्जिकल प्रोसीजर, lack of significant facilities in many parts of the country. I think all are the correct. सारे के सारे करेक्ट है। Yes, all are the others. Choose the correct option. हम लोगों को correct options पिक कर रहे हैं। Next, color blindness is more likely to occur in male than in female because वही जो color blindness वो सबसे ज्यादा males में होता है than in female because क्यों? Because जो color blindness है, because color blindness किस टाइप का डिसऑर्डर है? Color blindness is a homozygous recessive. एक homozygous recessive X-linked disorder. Homozygous recessive X-linked disorder मतलब इसका जो affected gene is located on X chromosome. तो males के पास we have only single X chromosome, but in the case of females we have two X chromosomes. So there is very less. There are some rare cases in which both the chromosomes can be affected. But in the case of male, if only this one chromosome get affected, that means will get colorblind. Yeah. So the genes for chromosomes are located, character are located on the X chromosome. Yes, the trait is dominant in male and recessive in female. नहीं, Y chromosome नहीं. B is the correct one. देख लो एक बार जल्दी से। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है यहाँ। दिस इज सीरियसली वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 160, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास में कर चुके हैं। मैन एंड अ वुमन
who both appear normal have a child who has sickle cell anemia. ठीक है? The woman became pregnant again. एक male both appear normal have a child who has sickle cell anemia. मतलब male and female दोनों normal हैं, but their child is suffered with sickle cell anemia. Sickle cell anemia, autosomal recessive disorder. Woman become pregnant again and is told that she is carrying fraternal twins. Fraternal twins क्या होता है? Fraternal twins are those twins जिनके अंदर genetic material अलग अलग. What is the probability that both the couple's twin will develop sickle? By first pregnancy में they had a sickle cell child, but in the next case they have fraternal twins. कितने possibility होगी कि वहां पे अब दोनों का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल अलग अलग है. तो जब आप यहाँ पे एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के चलोगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है? 16 पॉसिबिलिटीज बनती है. एंड दोनों के दोनों में कैरेक्टर सिर्फ क्या आना है? एक ही कैरेक्टर आना है. तो सिर्फ और सिर्फ 1/16 इज द पॉसिबल, बिकॉज मैन और वुमेन दोनों के दोनों नॉर्मल है. सो देयर इज ओनली 1/16 पॉसिबिलिटी कि आपके जो वहां पे कपल्स हैं दैट कुड हैव, क्या हो सकता है उनके अंदर? दैट कुड हैव sickle cell anemia. Plus 1/16 is the correct answer. Next, if diploid chromosome number is 10, then the monosomic number shall be by diploid. Let's suppose 2n is equals to 10, so n is equals to 5. ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं, ऐसे नहीं बोलोगे. Diploid 10 है. तो मोनोसोमी का मतलब क्या होता है? कि एक क्रोमोसोम का रिमूवल कराया गया है. ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. सो मोनोसोमिक नंबर जो होगा इसका, दैट मोनोसोमिक नंबर वुड बी, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट या दिस इज क्वाइट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. बताओ जल्दी जल्दी से. एग्जैक्टली भाई, मोनोसोमी कंडीशंस पढ़िए ना. क्या कंडीशन होती है? मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ये ना. तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? 2n+1. मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1. ठीक है. और टेट्रासोमी बोल देते हैं तो 2n+2 हो जाता है. फिर बोलता है कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर. हैप्लॉइड क्रोमोसोम, अरे ये गलती लिखी आपने. दिस इज करेक्ट. हैप्लॉइड बोला है. वी टुक इट हैप्लॉइड, मतलब n is equals to 10, so 2n is equals to 20, और उसमें से मोनोसोमी कर देना है. तो मोनोसोमी मतलब 20 - 1 is equals to 19. D is the correct answer. बताओ हुआ है ऐसे ही? D is the correct answer. Next, given will are two statement, assertion and reason दिया होगा. ठीक है. Genes are the unit of inheritance. True. Genes contain the information to express a particular trait in organism. Assertion भी सही है और reason भी सही है. Correct explain भी कर रहा है. D is the correct answer. Next, which is incorrect in Mendelian characteristics. में क्या incorrect था वो आपको बता दें. कैरेक्टर लिया आपने पोड का कलर, तो पोड जो होता है उसका कलर क्या होना है? इनकरेक्ट बताना. डोमिनेंट ग्रीन है और रिसेसिव येलो है. दिस इज करेक्ट. कैरेक्टर सीड का शेप डोमिनेंट राउंड है, रिसेसिव रिंकल्ड है. दिस इज अगेन ट्रू. फ्लावर की पोजीशन एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट होती है, डोमिनल नहीं. तो सी इज इनकरेक्ट. शेप ऑफ पोड इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रक्टेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस. भाई टेस्ट क्रॉस को किस किस के बीच में कराया जाता है? जरा इसको देख लेते हैं. टेस्ट क्रॉस को किया जाता है टू फाइंड द genotype of unknown
डोमिनेंट प्लांट किस किस के बीच में कराया जाता है? यहाँ पे हम कराते हैं क्रॉस बिटवीन अननोन एंड होमोजाइगस रिसेसिव। एक अननोन और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं टेस्ट क्रॉस। अब वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, अगर रेशियो 1:1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है मतलब सारे के सारे डोमिनेंट आ रहे हैं, तो इट मींस दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अब बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या नहीं होगा? नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट कब होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट केस बता रही हूँ, लेट्स टेक अ केस हियर, एग्जांपल से समझना। हमने लिया होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी, ठीक है, इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ करा दिया, तो क्या आएगा? टॉल टॉल आएंगे, सारे के सारे टॉल। तो अगर आपको 100% टॉल दिख रहा है तो इट मीन्स वो क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर आपने ये केस लिया तो आपका क्या आ रहा है? देखो जरा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो आपको क्या दिख रहा है? 3 टॉल दिख रहे हैं और एक कार्तिक। अरे 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 अरे, स्मॉल टी लेना था ना अंदर। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या दिख रहा है? 1:1 दिख रहा है। तो 1:1 में होमोजाइगस डोमिनेंट है? नहीं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। 1:1 इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब केस बताओ इसके अंदर क्या होना चाहिए? हेटेरोजाइगोसिटी चेक करनी है हमें, हेटेरोजाइगस है या नहीं है अपन जनरेशन में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं चेक कर रहे हैं, एफ जनरेशन में नहीं कर रहे, सेग्रीगेशन नहीं चेक कर रहे, क्या चेक कर रहे हैं? अपन जनरेशन में हेटेरोजाइगोसिटी है या नहीं है, ये चीज चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं? दोनों के बीच में होता है क्या? डीएनए के बीच में भाई एडेनिन और थाइमिन क्या है? दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। गुआनिन साइटोसिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। Amino acylation is an essential step for the synthesis of proteins, ठीक है। It is the process of adding an activated amino acid at the 5th end of tRNA. They are asking for the process of translation. ट्रांसलेशन प्रोसेस में बोल रहे हैं अमाइनो एसिडेशन एक बहुत एसेंशियल स्टेप। इसमें क्या करते हैं? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को ऐड करा देते हैं टीआरएनए के 5th एंड पर। दिस इज करेक्ट नहीं, 5th एंड पर नहीं ऐड कराते। अमाइनो एसिडेशन सही है, रीजन गलत है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। RNA polymerase is primarily involved in the process of RNA polymerase जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए से आरएनए बनवाने में हेल्प कर रहा है। मतलब कौन सा प्रोसेस करा रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपको पता है? वहां पे एक प्रोमोटर साइट होती है, एक टर्मिनेटर साइट होती है, बीच में एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। तो वहां पे वी हैव कौन सा स्टेप? ये इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। क्या कराता है ये? इनिशिएट। सो द करेक्ट आंसर इज इनिशिएशन। अब हमें आइडेंटिफाई एबीसी इन द गिवन डायग्राम। क्या है ये आपका? डीएनए पैकेजिंग दिया हुआ है। सो डीएनए को पैकेजिंग हम किस में करते हैं? स्टोर प्रोटीन। तो सी इज योर स्टोर प्रोटीन। हाँ, सी इज स्टोर, ठीक है। ए क्या है भाई? ए इज डीएनए, ए इज डीएनए। बी इज हिस्टोन ऑक्टेमर, उल्टा दे दिया भाई, गलत दे रखा है। वीज, हाँ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। जो बी है ये H1 प्रोटीन है, बी H1 प्रोटीन है। इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, तब हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं और कोई था ना? ये डीएनए नहीं, हाँ ए ही होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करने की जरूरत है, अनलेस द करेक्ट आंसर वुड बी, ठीक है। नेक्स्ट,
द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द टू चेन्स ऑफ डीएनए। दो डीएनए की चेन है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। कैसे? 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, इनमें बीच में नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होता है, इसकी वजह से एन ग्लाइकोसिडिक लिपिड होता है। ए ऑप्शन। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पे वर्क कर रहा है और डीएनए का पॉलीमराइजेशन इज द क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करा रहा है। सो इज एन एक्सेप्शन टू द सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का एक्सेप्शन है बिकॉज सेंट्रल डॉगमा तो ये बोलता है कि डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। बट यहाँ पे क्या करा रहा है, आरएनए से डीएनए बनवा रहा है, मतलब रिवर्स प्रोसेस करा रहा है व्हिच इज अगेंस्ट द सेंट्रल डॉगमा। सो करेक्ट क्या होना चाहिए, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो एंटी पैरेलल पोलैरिटी ऑफ डीएनए वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू नहीं होती है, क्योंकि बीच में फॉस्फोडाइस्टर्स लिंकेज होते हैं। ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। डीएनए कंटेन्ड नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट, तीनों चीजें होती है राइट। रिमूवल ऑफ विच ऑफ दीज फ्रॉम अ डीएनए सैंपल विल नॉट सिग्निफाई, डीएनए की लेंथ पे कौन इंपैक्ट नहीं डालेगा। डीएनए की लेंथ किसके, डीएनए की बैकबोन क्या होती है, डीएनए की बैकबोन है आपकी शुगर प्लस फॉस्फेट। अगर आप नाइट्रोजनस बेसिस को हटा दोगे तो कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 171 फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको इन स्टेप्स को अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस के अंदर। सो सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा है यहाँ पे, द फर्स्ट सीक्वेंस इज डीएनए को आपको डाइजेस्ट कराना है बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले आप डीएनए को कट कराओगे, ठीक है, उसके बाद उस डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेके जाओगे जहां पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स उसके सेपरेट आउट हो जाएंगे। सो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन देन फर्स्ट, तो ए में दिया हुआ बी में दिया हुआ, उसके बाद आप उसको लेके जाओगे साउथर्न ब्लॉटिंग के लिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉप्स यूज करोगे, देन ऑटो रेडियोग्राफी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लो इसको एक बार जल्दी से, सही है, डू इट फटाफट से। Right? Next question. 172. Which of the following processes perform in template independent manner? Template के independent manner में कौन सा process चलेगा जिसके अंदर कोई template नहीं है? डीएनए एप्लीकेशन, टेलिंग या फिर ट्रांसक्रिप्शन, बताओ। सिर्फ और सिर्फ बी, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, उसके अंदर कोई टेम्पलेट का खेल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंपली क्या होता है आपका, एक होता है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग को छोड़ते हैं अभी, चलो 3 प्रोसेस कर लेते हैं। डीएनए प्रोसेसिंग के अंदर वी हैव 3 स्टेप्स, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहला स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के अंदर क्या करते हैं, जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं सबको रिमूव कराते हैं, सब एक्सोन्स को ज्वाइन करा देते हैं। देन वी हैव कैपिंग प्रोसेस जो कि 5th एंड पर होता है, एंड देन वी हैव टेलिंग जो कि आपका 3rd एंड पर होता है। पॉली एडिनाइलेशन, अराउंड 200 एडेनिन्स का एडिशन करा दिया जाता है। सो सपोज दिस इज द प्रोसेस जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। सो ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडेप्टिव रेडिएशन किसके थ्रू होता है भाई, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन हमारे जो डार्विन फिंचेस थे उन्होंने दिखाया था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ने दिखाया था, बट ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोट्स ने नहीं दिखाया था। तो करेक्ट आंसर इज सी एंड डी, बिकॉज इंडस्ट्रियल मेलेनेस और ड्रग रेसिस्टेंट ये दोनों के दोनों एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हुए हैं, एंथ्रोपोजेनिक। सो सी एंड डी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, colostrum, yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn because it contains, so they are simply बहुत easy सा question है, they are asking कि colostrum के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर होती है आपकी आईजीए जो कि डायरेक्टली बेबीज को मिलती है थ्रू मदर मिल्क, एंड एक एंटीबॉडी होती है जो उनको प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है व्हिच इज योर आईजीजी। ये एक टाइप से
बेबीज के अंदर नेचुरल इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया तो किसकी वजह से रिजेक्ट होगा? दो टाइप की इम्यूनिटी, एक एचआई इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक सीएमआई इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का काम होता है आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, आपकी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम बना के रखना है। सेल मेडिएटेड का काम होता है आपकी बॉडी में कोई भी नया सेल, कोई भी नया टिश्यू, कोई भी कैंसरस सेल बन रही है तो उसको किल करना, ये होता है आपका सीएमआई का फंक्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिस्ट दिया हुआ आपको लिस्ट यहाँ पे मैच करना है। फाइलेरिसिस, एमीबाइसिस, निमोनिया, रेंगो, बताओ जल्दी से इनका पॉजिटिव एजेंट। सबसे पहले हमारा फाइलेरिसिस, एलिफेंटाइसिस, वाउचेरिया वैनक्रॉफ्टी। सो ए का थर्ड होना चाहिए। अब ए के थर्ड से हमें हमारे आंसर्स मिल गए, नहीं मिल गए? अमीबाइसिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, फाइलेरिसिस, वाउचेरिया वैनक्रॉफ्टी, अमीबाइसिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, pneumonia, Haemophilus influenza, ringworm, trichophyton. So D is the correct answer. Next, बहुत important question. 170. For her birthday, Sarah's parent brought her a pet dog. After playing with the dog, she developed symptoms such as sneezing and watery eyes. At the clinic, the doctor prescribed her antihistamines. Antihistamines are the anti-allergic drugs. What cells do these drugs primarily target? The primarily वो उनकी body के अंदर किन cells को target करेगा? So of course they will target the mast cells because mast cells burst out होते हैं. उनके अंदर से आपका heparin serotonin release हुआ है जिसकी वजह से allergic reactions develop हुए हैं. So they will target which cells? आपकी mast cells. In malignant tumor, cells proliferate, grow rapidly, and move to other parts of the body to form a new cell. This process, spreading of cancerous cells from one organ to another organ, this phenomenon is known as metastasis. क्या बोलते हैं? Not metagenesis या फिर metastasis. Of course, metastasis, not metagenesis. Next, select the correct option with respect to various blanks in the table. Table की तरफ. Sharing of combs and towel. रिंगवर्म हो जाता है, ठीक है? डिसीज का नाम भी दे दिया है इन्होंने, बीज रिंगवर्म। इनको तो कट कर देते हैं हम, बी रिंगवर्म, ठीक है? अमीबाइसिस कैसे फैलते हैं? फीकल ऑरल मैटर से फैलते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, निमोनिया, लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सी इज द करेक्ट आंसर। 180. कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, जब आप मिल्क से कर्ड बना रहे हो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बना रहे हैं, उसको कैसे एनरिच बना रहा है? विटामिन B12 एनरिच बना रहा है। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 क्या कोज करता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कोज पर्नीशियस एनीमिया, याद रखना इसको। So C is the correct answer. Next, choose incorrect option with respect to importance of microbe. Baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae, Swiss cheese, Propionibacterium shermani, antibiotic production, Streptomyces, Superbug, Pseudomonas putida. कौन बताएगा इसका आंसर? Superbug, Pseudomonas putida is incorrect. Right. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई बीओडी सबसे हाई किसकी होगी? जो जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर उतनी ज्यादा उसकी हाई बीओडी। मोर द वाटर पॉल्यूटेड मोर विल बी द बीओडी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो डिस्टिल्ड वाटर की होगी, आरओ वाटर की होगी, फिल्टर वेस्ट वाटर की होगी, किसकी होगी? या फिर मोलेसिस। कॉज फिल्टर वेस्ट वाटर की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मोलेसिस की होगी, उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा। नेक्स्ट, in the treatment of wastewater in sewage treatment plant, various methods and organisms are used to process and purify the water. Which of the following is not typically used in the treatment process? कौन सा यूज नहीं करते हैं? एरोबिक माइक्रोब्स करते हैं,
फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स नहीं यूज करते हैं। सिंपली बी इज द करेक्ट आंसर। Large holes in a Swiss cheese are due to high fermentation activity of जो स्विस चीज के अंदर बड़ी बड़ी होल्स बन जाते हैं, सबसे ज्यादा फर्मेंटेशन एक्टिविटी किसकी वजह से होता है? स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है बताओ जल्दी से। कौन सी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की, इसकी वजह से सबसे ज्यादा इसके अंदर लार्ज होल्स बनते हैं। बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई प्लस roots of higher plant. So they are resistant to root-borne pathogens. Okay. Tolerance to salinity. Salinity के लिए उनको tolerate बनाते हैं. Absorption of phosphorus. Tolerance to drought. Overall increase in plant growth and development. These are correct answers. सारे के सारे options हमें correct किए हुए. ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन दे आर सेइंग और बायोलॉजिकल ओरिजिनेटेड पेस्टिसाइड, दिस इज करेक्ट। आईपीएम का यूज किया जाता है, लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज बनाई जाती है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट्स व्हाई वी कैन से डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, crystals of BT cotton is Bacillus thuringiensis toxin produced by some bacteria that do not kill the bacteria themselves, because वो कभी भी बैक्टीरिया को खुद को किल नहीं करते, because this toxin get activated in the alkaline medium which is found in the insect gut only. बैक्टीरिया itself जो gut होता है which is acidic in nature, जहाँ पे वो टॉक्सिन जो होता है inactive form में रहता है, so the correct answer is toxin is inactive, mature नहीं है, resistant नहीं है, includes toxin specific nothing, toxic inactive state में प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है which get activated in the presence of alkaline medium. Next, bacteria involved in the formation of गोबर गैस। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मिथानोजेंस होते हैं एंड मिथानोजेंस। D is the correct answer. Read the given statement. Fungi form symbiotic association with the roots of higher plant. Right. This association is known as mycorrhiza. कौन से द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर किस के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है? कोर्स ब्लोमस के लिए दिया हुआ है। ये हम 11th क्लास में प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 190, इवन बिलो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम। जो डायफ्राम होता है डॉम शेप हो जाता है, ये की फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है एंड डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम। जब डॉम शेप होगा तो वो इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे क्या बताना है हमको? करेक्ट बताना है भाई, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कराएंगे तो इंस्पायरेशन होगा, तो रिब्स इनवर्ड नहीं रिब्स आउटवर्ड जाएंगे, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। डायफ्राम जो अगर रिलैक्स हो जाएगा, आरपी जो अपवर्ड हो जाएगा, जो थोरेसिक वॉल्यूम कैविटी को डिक्रीज करेगा, दिस इज एग्जैक्टली दिस इज एक्सप्लेनिंग करेक्ट। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ एनरिक, ठीक है, एंड कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बट यहाँ आपको क्वेश्चंस क्लियरली समझ आने चाहिए करेक्ट आंसर क्या है, क्यों करेक्ट आंसर ये है, व्हाई द अदर ऑप्शंस इज करेक्ट। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन। बाय एवरीवन।